Our next topic from the first aid USMLE book is about intracranial hypertension and hydrocephalus. ये देखिए जी आपका ब्रेन है और उसके अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, उसका क्या रोल है कि वो शॉक एब्जॉर्बर है ब्रेन का जो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें कि इसका कितना वेट है तो 1400 ग्राम है, लेकिन उसका जो अपना वेट है ना CSF के बगैर वो सिर्फ 50 ग्राम है, लेकिन CSF के साथ उसका 1400 ग्राम जो है ना वेट आता है। ठीक है, तो अगर CSF ना हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम वेट है, नथिंग एल्स। तो CSF क्या करता है ब्रेन के लिए? एक तो ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, दूसरा इसकी केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, ब्रेन को जो मिलना होते हैं न्यूट्रिएंट्स सारे वो CSF में मिलते हैं, और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो सारे इसने एलिमिनेट करने होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोसेफेलस को अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ नॉट जस्ट कि CSF बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन CSF प्रोडक्शन, CSF फ्लो एंड CSF एब्जॉर्प्शन, कि या तो CSF की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है या उसका फ्लोज जो है उसमें प्रॉब्लम है, अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, या उसके एब्जॉर्प्शन में मसला है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है। इट इज़ नॉट जस्ट मोर CSF। नॉर्मल CSF की सर्कुलेशन हमने वेंट्रिकल्स में देखी थी, अगर आपको याद हो तो ये हमने इतने ज़्यादा MCQs भी चैनल में डिस्कस किए थे कि CSF जो है कोरॉइड प्लेक्सस से बनता है। ये भी आपका MCQ है, कोरॉइड प्लेक्सस से ये बनता है। वो जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, उन्होंने हमारे सारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स को लाइन किया होता है, वो सीलिएटेड कोलमनर होते हैं, और वहाँ से हमारा जो है ना CSF बनता है, और फिर वो लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर लेटरल वेंट्रिकल्स के आगे जो है वो फोरामेन ऑफ मॉनरो होता है, जहाँ से ये गुजर के थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड वेंट्रिकल के आगे एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस होती है जो कि मिड ब्रेन के लेवल पर होती है, और वहाँ से वो फ्लूइड जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल के आगे होते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो कि दरमियान में होता है, मीडियली होता है, और दो होते हैं फोरामेन लश्का जो लेटरली होते हैं। वहाँ से CSF फ्लो करके आ जाता है सब रेक्नोइड स्पेस में, और वहाँ से फिर ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द सर्कुलेट करता है, और वहाँ पर रेक्नोइड ग्रैनुलेशंस आती हैं, और ये भी हमने डिस्कस किया था MCQ। और फिर वहाँ से ये सुपीरियर सैजिटल साइनस में चला जाता है, और हमने ड्यूरल वेनस साइनसेस भी डिटेल में देखे थे कि सुपीरियर सैजिटल साइनस जो है वो आगे जाता है और कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनते हैं। फिर वहाँ से ट्रांसवर्स साइनसेस बनते हैं, फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस और ट्रांसवर्स साइनसेस, फिर वहाँ से जो है ना सिग्मॉइड साइनस बनता है। सिग्मॉइड साइनस जाके जो है ना इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है, तो वीनस सर्कुलेशन, और वहाँ से फिर सुपीरियर वेना कैवा से हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से CSF का फ़्लो होता है। तो ये पाथवे जो है ना ये ओपन होना चाहिए, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो ये हाइड्रोसेफेलस कर सकता है। और मैंने आपको बताया था कि एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस जो होती है ना वो बहुत नैरो होती है, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो क्या होगा, पीछे थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पानी जमा, CSF जमा होना शुरू हो जाएगा, तो वो कहेगा कि थर्ड वेंट्रिकल लार्ज है और लेटरल वेंट्रिकल्स जो है ना वो लार्ज हो गए हुए हैं, इसका मतलब एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस में प्रॉब्लम है। और अगर वो कहे कि जो है ना लेटरल वेंट्रिकल्स सिर्फ लार्ज हुए हैं तो समझो फोरामेन ऑफ मॉनरो में मसला है। इसी तरह अगर वो कहे कि जो है ना फोर्थ वेंट्रिकल भी लार्ज है और थर्ड वेंट्रिकल भी लार्ज है, ऊपर से लेटरल वेंट्रिकल्स भी लार्ज हैं, तो समझो फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड लश्का में मसला है। तो इस तरह से आप इसके MCQ सॉल्व करते हैं। तो अब नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है ना वो अडल्ट्स में होता है 5 to 15 मिलीमीटर्स मर्करी, लेकिन जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज करता है तो स्कल जो है ना वो रिजिड है, उसके अंदर इतना प्रेशर आ जाए तो वो उसको कोप अप नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिजिड है, ये एक्सपैंड नहीं कर सकता कि अपने अंदर भरी जाए। जैसे बलून होता है तो उसके अंदर पानी भरो तो भरी जाता है ना, क्योंकि वो मतलब उसको कर सकता है अकोमोडेट। लेकिन स्कल तो ऐसा नहीं है, स्कल थोड़ी बलून है, वो तो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है, उसमें तो CSF भरी जाए वो तो नहीं एक्सपैंड कर सकता, वो तो रिजिड है। तो इस वजह से मॉनरो केली डॉक्ट्राइन कहती है कि क्रेनियल कैविटी में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कि ब्रेन टिश्यू जो है ना हमारा 80% है, 10% हमारा ब्लड है और 10% हमारा CSF है, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर CSF बढ़ जाए तो क्या होगा, दूसरे कम होने चाहिए, ब्लड भी कम होना चाहिए और ब्रेन टिश्यू भी कम होना चाहिए। तो
क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर फिर राइज करने की वजह से क्या होता है कि हेमरेजेस के भी चांसेस होते हैं कि ब्लड जो है वो अपनी वेसल से बाहर आ जाए, और दूसरा ब्रेन टिश्यू भी अफेक्ट होगा। फिर उसके भी साइंस आएंगे कि कौन सा ब्रेन का टिश्यू अफेक्ट हो रहा है, और फिर उसके मुताबिक जो रीजन ब्रेन का अफेक्ट हो रहा है उसके मुताबिक साइंस आएंगे। तो इस तरह से जो है ना ये हमारा प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं एक कंडीशन की विच इज़ इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक का जब भी आप नाम सुनते हैं ना तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इडियोपैथिक में मतलब कि उसकी कॉज एग्जैक्ट नहीं पता हमें, क्यों हो गया, बस हो गया। इंट्राक्रैनियल मतलब कि क्रेनियम के अंदर, हाइपरटेंशन मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें ना कि व्हाट इज़ इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, इट इज़ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर विदाउट अ ब्रेन ट्यूमर। कि हमें कोई ट्यूमर भी नहीं नज़र आ रहा, हमें कोई हाइड्रोसिफिलिस भी की कंडीशन भी नहीं नज़र आ रही, हमें कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम कहें कि ये प्रेशर राइज हुआ है, हमें कोई वीनस साइनस का थ्रोम्बोसिस भी नहीं मिल रहा, हमें कोई सीएसएफ की कॉम्पोजिशन एबनॉर्मल भी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी विदाउट एनी कॉज, नाउन कॉज, सीएसएफ का प्रेशर, ब्रेन का जो अंदर का प्रेशर है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो बढ़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। उसका दूसरा नाम सूडो ट्यूमर सेरिब्राई भी है, क्योंकि ये ट्यूमर की तरह एक्ट करता है हालांकि वहाँ पे कोई ट्यूमर नहीं है, इस वजह से इसको ये भी कहते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। करंट एविडेंस ये कहता है कि इसमें कोई सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन में इम्पेयरमेंट हो सकती है, या फिर सेरिब्रल वीनस आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हुआ है। जबकि हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है कि प्रेशर राइज है लेकिन वेंट्रिकल्स का साइज़ नॉर्मल है। मैंने आपको बताया कि अगर सीएसएफ बहुत ज़्यादा बन रहा हो या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं, हमें हाइड्रोसिफिलिस नज़र आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रेशर राइज है, हमें कोई भी कॉज नहीं मिल रहा, तो जो है ना वेंट्रिकल्स का साइज़ भी नॉर्मल है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि क्लासिक इसकी ये आती है कि यंग पेशेंट होगी, फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज की, और ओबीज होगी, वो बताएगी मेरा रिसेंट वेट गेन हुआ है, टेट्रासाइक्लिन्स की हिस्ट्री हो सकती है, विटामिन ए एक्सेस की हिस्ट्री हो सकती है, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी की हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट जो है ना हमें पैथोफिजियोलॉजी का नहीं पता। तो पेशेंट जो है ना उसको हेडेक की कंप्लेन रहती है। अब उसको तो नहीं पता एक यंग चाइल्ड बियरिंग की फ़ीमेल है और ओबीज़ है, और वो डॉक्टर के पास आई है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, पूरे सर में बहुत दर्द रहता है, जब मैं सुबह उठती हूँ ना मॉर्निंग में तो तब ज़्यादा हो जाता है, या फिर मैं झुकूँ या खांसी करूँ तो तब मुझे ज़्यादा फील होता है सर दर्द। तो हम उनका ना जब ये सर दर्द के पेशेंट्स होते हैं ना, तो अगर आपने देखी हो तो हमेशा ना हम उनकी साथ ही ऑप्टिक ये जो रेटिना होती है ना ये मस्ट चेक करते हैं। तो हम जो रेटिनोस्कोप होता है और फंडोस्कोपी हम उनकी करते हैं, हम उनके थ्रू उनकी रेटिना मस्ट देखते हैं, उनकी ऑप्टिक डिस्क को देखते हैं। तो अगर हमें ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग नज़र आ रही है ना तो थिंक ऑफ कि ये रेज्ड आईसीबी है। पेशेंट ये भी बता सकती है कि मुझे ब्लड विजन होती है, और ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्स्क्रेशंस भी हो सकती हैं, डबल विजुअल भी हो सकती है। तो अगर हम ये पेपरिडीमा को ट्रीट नहीं करते, इट कैन कॉज परमानेंट विजन लॉस, जिसको हम फिर रिवर्स भी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को जो है ना ये भी हो सकता है कि उसकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो, क्योंकि ये इसका क्रेनियल कोर्स ज़्यादा होता है, तो रेज्ड आईसीपी की वजह से ये जो नर्व है ये कंप्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से लेटरल रेक्टस मसल हमारा वीक हो जाता है, पेशेंट अपनी अफेक्टेड आई को एबडक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया हो जाता है। और वो कहता है कि जब मैं जो है ना फॉर एग्जांपल अगर उसका राइट लेटरल रेक्टस ख़राब है तो वो राइट देखने लगेगा ना तो वो कहेगा मुझे दो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जब भी मैं राइट देखता हूँ। तो थिंक ऑफ के मतलब राइट देखने की कोशिश करता हूँ तो थिंक ऑफ के उसका लेटरल रेक्टस ख़राब है, वो लेटरली मूव भी नहीं कर सकता अपनी आई को। इस तरह का जो है ना सीन होता है। अब हम इनकी जो एमआरआई अगर करवाते हैं ना इन पेशेंट्स का, अगर आपको पेपिलोएडिमा मिल रहा है फंडोस्कोपी पे एमआरआई कराएं तो आपको ना इनका जो पोस्टीरियर ग्लोब है उसकी फ्लैटनिंग नज़र आती है, एम्प्टी सेला नज़र आता है, और ट्रांसफर साइनस नैरोइंग नज़र आ सकती है।
उसके बाद लंबर पंक्चर इनका करें तो ओपनिंग प्रेशर इनका इंक्रीज्ड होता है, लेकिन CSF की अपनी कॉम्पोजिशन जो होती है ना वो नॉर्मल होती है, जिससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेनिंजाइटिस नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेनिंजाइटिस में भी तो सर दर्द होती है ना, मेनिंजाइटिस में भी पेपिलोएडिमा हो सकता है। तो हम अगर CSF की कॉम्पोजिशन चेक करें तो हमें वो नॉर्मल मिले तो समझो कि इट इज़ हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट क्या है कि ऑब्वियसली ओबेसिटी है तो वेट लॉस करें, और दूसरा प्रेशर कम करने के लिए CSF की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एसिटाजोलामाइड हम दे सकते हैं। और अगर विजन वर्सन हो रही है तो हम ऑप्टिक नर्व शीथ फेनेस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वो जो ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन हो रही है ना उसकी शीथ को थोड़ा सा ना रिलैक्स कर देते हैं ताकि वो ना कंप्रेस ना हो। और फिर हम CSF शंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम क्या करें कि हम एक पाइप सा समझो डाल दें जो कि ब्रेन से CSF को एब्डोमेन के पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन कर दे। तो ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट है। तो अगर एक पेशेंट है यंग ओबीज़ और चाइल्ड बियरिंग एज की, उनकी हेडेक की कंप्लेन है, आपने उनकी फंडोस्कोपी की तो आपको वो क्या मिली, पेपिलोएडिमा आपको मिला, आपको रेज्ड ICP मिला ऑन CSF जो आपने उसकी एग्जामिनेशन की, तो थिंक ऑफ कि कोई आपको वेंट्रिकल्स लार्ज नहीं मिले, नॉर्मल इमेजिंग है, नॉर्मल CSF है, थिंक ऑफ इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। Now comes another thing which is venous sinus stenosis induced intracranial hypertension। venous sinus stenosis क्या है, ये देखें यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस हैं उन्होंने क्या करना था, अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस ने हमारे CSF को एब्जॉर्ब करना था इनटू द ड्यूरल वेनस साइनसेस। तो अगर हमारा ट्रांसवर्स या फिर सिग्मॉइड वीनस साइनस जो है वो नैरो हो जाए तो वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, वीनस प्रेशर राइज हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल फ्लो क्या था, सुपीरियर सैजिटल साइनस था, इन्फीरियर सैजिटल साइनस था। सुपीरियर सैजिटल साइनस जो था वो आगे जाके कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस के लेवल पे ट्रांसफर साइनस में कन्वर्ट हो रहा था, ट्रांसफर साइनस आगे से सिग्मॉइड साइनस में जा रहा था और सिग्मॉइड साइनस आगे से इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा था। और नीचे से जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस था वो स्ट्रेट साइनसेस के थ्रू जो है ना वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस एंड देन द जो है ना वो इंटरनल जुगुलर वेन में जा रहा था, यही था ना। तो अगर ट्रांसफर साइनस या सिग्मॉइड साइनस में ऑब्स्ट्रक्शन हो, नैरो हो जाए वो, तो ये नॉर्मल जो वेनस ड्रेनेज है ये नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, और फिर CSF भी प्रॉपर ड्यूरल वेनस साइनसेस में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से वो पीछे इकट्ठा होने लग जाएगा। इट विल रिजल्ट इन CSF accumulation and increased intracranial pressure। तो इसकी कॉज क्या है, क्रोनिक वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, फाइब्रोटिक नैरोइंग हो सकती है और कंप्रेशन हो सकती है बाय enlarged arachnoid granulations। ओके, तो अब क्या होगा, इमेजिंग में जब हम MRV करवाएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनोग्राफी, तो हमें वहाँ पर ट्रांसफर साइनस की फोकल स्टेनोसिस मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस जो होता है, इसकी डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो हाइड्रोसिफिलिस सिंपली मीन्स एक्सेस cerebrospinal fluid within the ventricular system which causes ventricular enlargement। कि जब भी आपको, जैसे हमने इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन में देखा कि उसमें हाइड्रोसिफिलिस नहीं था। हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, हाइड्रोसिफिलिस सिंपली ये नहीं है कि CSF ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इतना CSF ज़्यादा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में कि वेंट्रिकुलर इनलार्ज हो गए, इसको हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। अभी इसकी दो टाइप्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। तो नॉन कम्युनिकेटिंग है सिंपली वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे एक पानी बह रहा है नदी में और वहाँ पे पत्थर पड़ गया, तो वो पानी जो है ना वो वहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। इसी तरह CSF के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस, कि वो कम्युनिकेशन लॉस हो गया उनका। तो अब हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस के कंसेप्ट में जाएं तो सिंपली इसमें क्या आपने याद रखना है कि कम्युनिकेशन है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टम ओपन है, CSF जो है वो इजीली वेंट्रिकल्स को लीव कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब CSF अपने अख्ताम पे पहुंचता है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली फ़्लो हो रहा है, लेकिन अरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस में एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से CSF इकट्ठा हो रहा है और CSF के इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे वेंट्रिकल्स इनलार्ज कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस,
कि क्यों CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ड्यू टू मेनिंजाइटिस एंड सबरेक्नॉइड हैमरेज। क्या होता है मेनिंजाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज हैं, या रेक्नॉइड सबरेक्नॉइड हैमरेज है कि सबरेक्नॉइड स्पेस में हैमरेज ब्लड आ गया। तो इन्होंने क्या करना है कि हमारे जो एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस हैं जिन्होंने CSF को एब्जॉर्ब करना था उनको कर देना है स्कारिंग हो जाएगी वहाँ पे, ऐसे ऐसे ब्लॉकेज आ जाएगी जिसकी वजह से CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट आएगा जी आपके पास हेडेक के साथ, वॉमिटिंग के साथ, और वही हो गया कि आपने पेशेंट आई हेडेक के साथ, आपने उनकी फंडोस्कोपी की, आपको पेपिलिडीमा मिलेगा, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही होगी, पेशेंट के सर में दर्द होगी। अगर सवियर हो जाए तो ब्रेन की हर्निएशन तक हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा हो गया। मैंने आपको बताया कि 10% CSF होना चाहिए, 10% ब्लड और 80% ब्रेन का टिश्यू होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो वो दूसरी चीज़ को कम करेगी। तो अब क्या होगा, जब CSF प्रेशर बढ़ेगा तो वो हमारे ब्रेन को जगह नहीं दे पाएगा। तो वो 80% जो उसने कवर करना था, अब फॉर एग्जाम्पल 20% हाइड्रोसिफिलिस, 20% CSF हो गया, तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली 70% पे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हर्निएट करके उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इमेजिंग कराते हैं तो अगर आपको जो है मिलती है, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब देखिए, अब मैंने आपको ये फ़्लो चार्ट बताया था कि देखें, ये फ़्लो चार्ट याद है आपको, ये वाला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस फ़्लो चार्ट में, कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें वीनस यहाँ पे ब्लॉकेज है रेक्टोइड ग्रेनुलेशंस पे। तो अब क्या होगा, CSF जो ऊपर सारा इकट्ठा होगा तो लेटरल वेंट्रिकल्स भी लार्ज मिलेंगे आपको, थर्ड वेंट्रिकल भी लार्ज मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल भी लार्ज मिलेगा, और ऊपर से सारी ये जो मतलब ये चारों जो जगह है ना, ये चारों जो है ना जगह, यहाँ पे आपको लार्जमेंट मिलेगी। तो इससे आप पता लगाएंगे दिस इज़ कि बिल्कुल एंड पे एब्जॉर्प्शन का मसला है, और एब्जॉर्प्शन का मसला मीन्स कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ऑल वेंट्रिकल्स एनलार्ज्ड। तो इसमें अगर हम बात करें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस की और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, normal pressure hydrocephalus CSF pressure is elevated intermittently, but when measured during routine lumbar puncture it may be within the normal range. Despite this ventricles gradually enlarge. तो अब नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस क्या होता है कि हमारे हाइड्रोसेफलस में प्रेशर नॉर्मल है जब हम लंबर पंक्चर करते हैं, और वेंट्रिकल्स भी लार्ज होते हैं, लेकिन CSF प्रेशर जो है ना वो राइज़ हो रहा है, लेकिन लंबर पंक्चर करते हुए वो आपको नॉर्मल रेंज में मिल सकता है, क्योंकि कभी वो प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल होता है। मे बी आप जब लंबर पंक्चर कर रहे हो तो वो नॉर्मल हो और आपको वेंट्रिकल्स लार्ज मिले। अब इसमें होता क्या है कि जब वेंट्रिकल्स लार्ज करते हैं तो वो सराउंडिंग वाइट मैटर को, स्पेशली कोरोना रेडिएटर को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो है ना वो कंप्रेस होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स ने क्या करना था, हमारे मसल्स को कंट्रोल करना था, हमारी गेट को कंट्रोल करना था, फ्रंटल लोब पाथवेज जो हैं जो हमारे ब्लैडर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, कॉग्निटिव सर्किट्स है, वो सब डिसफंक्शनल हो जाएंगे। तो आपको क्लासिकल ट्रायड मिलेगा वॉबली, वैकी, वेट। ओके, वॉबली मीन्स कि उसका गेट खराब है, मतलब वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा है, मैग्नेटिक गेट है, ऐसे लगता है जैसे उसके पाँवों को ना किसी ने ज़मीन के साथ चिपका दिया है मैग्नेट की तरह, तो ऐसे चल रहा होता है क्योंकि उसके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स कंप्रेस हो रहे हैं। वैकी मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यूजुअली फ्रंटल एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता है विद स्लो थिंकिंग। और वेट क्योंकि उसके ब्लैडर डिसफंक्शन हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो जब भी आपको वेट, वॉबली, वैकी मिले तो आपको CT MRI पे वेंट्रिकल्स लार्ज मिल रहे हैं लेकिन लंबर पंक्चर पे नॉर्मल प्रेशर मिल रहा है, तो फिर आपने सोचना है कि दिस इज़ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। ट्रीटमेंट क्या है कि ऑब्वियसली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका वही है कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जो मैंने आपको पहले बताया, एक पाइप डाल दो, ब्रेन से CSF ड्रेन हो जाए हमारे पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड इनटू आवर एब्डोमेन। तो एल्डरली पेशेंट होगा, उसका मैग्नेटिक गेट होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, थिंक ऑफ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। नेक्स्ट इज द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग को पहले भी मैंने आपको बताया कि इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं उसके पैथवे में ब्लॉकेज आ जाता है। CSF नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली जो है ना वो अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन उसकी बेचारे ने अब्जॉर्ब भी क्या होना है, वो अंदर दरमियान में ही उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, तो फ्लो इज़ ब्लॉक्ड।
तो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले पहले CSF जमा होने लग जाएगा, तो वही वेंट्रिकल्स लार्ज होंगे जो कि उस ऑब्स्ट्रक्शन से पीछे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर एग्जांपल एक्विडक्टल स्टेनोसिस है विच इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज। ये भी आपका MCQ है कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज क्या है, एक्विडक्टल स्टेनोसिस। क्योंकि एक्विडक्ट जो होती है ना बहुत ही पतली नैरो होती है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो अगर एक्विडक्ट स्टेनोज होगी तो मैंने आपको बताया क्या होता है, कोलाइड सिस्ट हो सकती है जो फोरामेन ऑफ मॉनरो को ब्लॉक कर सकती है, और ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कहीं भी हों तो वेंट्रिकल पाथवे में, तो वो ब्लॉकेज कर सकते हैं। तो अगर आप इमेजिंग में देखेंगे ना, तो अगर आपको चारों के चारों वेंट्रिकल्स ब्लॉक नहीं मिल रहे ना, तो आपने हमेशा सोचना है इज नॉन कम्युनिकेटिंग। ओके, लेकिन हो सकता है कि ब्लॉकेज बिल्कुल एंड पे हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपने सोचना है इट इज़ नॉन कम्युनिकेटिंग के चारों ब्लॉक मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेटिंग, ठीक है, और नॉन कम्युनिकेटिंग आपको कब मिलेंगे, जब आपको कुछ ना वो वेंट्रिकल्स लार्ज मिलें जो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले है। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वाले डिस्टल वेंट्रिकल्स हमेशा नॉर्मल रहेंगे। तो एक्विडक्टल स्टेनोसिस में आपको कोलाइडल सिस्ट फोरामेन ऑफ मॉनरो को ब्लॉक करेगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द वेंट्रिकल्स, ओनली अपस्ट्रीम वेंट्रिकल्स इनलार्ज। तो कितने अच्छे अच्छे पर्ल्स मैंने साथ साथ आपको बता दिए कि कहीं से आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। फिर एक होता है इट इज़ नॉट ट्रू हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस एक्स वैक्यू। दिस इज़ नॉट ट्रू हाइड्रोसिफिलिस। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन टिश्यू लॉस्ट हो जाता है क्योंकि न्यूरॉन्स डाई हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, हंटिंगटन डिजीज़ है, ये हमने ऑलरेडी डिजीज़ डिस्कस कर ली हुई हैं। एडवांस्ड HIV इन्फेक्शन है, तो मैंने आपको बताया था HIV की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया हमने डिस्कस किया था, हंटिंगटन डिजीज़ हमने डिस्कस की, अल्जाइमर्स डिजीज़ हमने डिस्कस की है। इन सब की वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन्स जब मर जाते हैं तो ब्रेन टिश्यू लॉस हो जाता है। तो क्या होता है जब ब्रेन टिश्यू श्रिंक करता है ना, तो वहाँ पर बन जाती है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। उस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए हमारे वेंट्रिकल्स बड़े होने लग जाते हैं उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो हम जब देखते हैं ना, मतलब CT स्कैन MRI पे, तो हमें वेंट्रिकल्स बड़े नज़र आते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हाइड्रोसिफिलिस होगा, इस वजह से वेंट्रिकल्स बढ़े हुए हैं, जबकि ऐसी बात नहीं होती। हाइड्रोसिफिलिस उनको CSF प्रेशर नॉर्मली फ्लो कर रहा होता है। तो इनका मसला क्या होता है कि इनका ब्रेन टिश्यू नॉर्मल नहीं मिलता, आपको ब्रेन की ट्रॉफी मिलती है और वेंट्रिकल्स के इन्लार्जमेंट मिलती है। इट इज़ नॉट ट्रू हाइड्रोसिफिलिस, क्योंकि इसमें कोई CSF की एक्सेस प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई उसके एब्जॉर्प्शन में मसला नहीं है, कोई इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज नहीं है। वेंट्रिकल्स सिंपली आपको बड़े नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि ब्रेन छोटा हो गया। तो पेशेंट्स हैव सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं, एंड दे डू नॉट हैव क्लासिक जो इनका ट्रायल होता है ड्यू टू हाइड्रोसिफिलिस एंड ICP इज़ नॉर्मल। तो जब भी आपको लार्ज वेंट्रिकल्स मिल रहे हैं विद नॉर्मल ICP एंड देयर इज़ ब्रेन एट्रोफी, थिंक ऑफ हाइड्रोसिफिलिस एक्स वैक्यू। सो नाउ यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस टॉपिक्स फ्रॉम हेयर। ये क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट है, आप इनको देखें, पॉइंट्स को रिवाइज देम फ्रॉम हेयर एंड देन रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर फर्स्ट एड USMLE बुक। इंशाल्लाह आपको इतनी अच्छी समझ आएगी ना सारे टॉपिक की। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है फुल, जिसको आप जो है ना देख के जो है ना बहुत अच्छा याद कर सकते हैं इस टॉपिक को। दिस इज़ अबाउट